नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर रोज की भांति आज हम फिर पहले क्या देखेंगे, निफ्टी फिफ्टी का हाल देखेंगे। निफ्टी फिफ्टी आज जब खुला था बाजार तो काफ़ी अच्छा चढ़ा था। यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छा मार्केट चढ़ा। यहाँ पे देखिए, मार्केट लगभग 1% ऊपर चढ़ा। अब फिर वहाँ से जैसे ही जेएसडब्ल्यू का ये जो कोर्ट केस में का जो वर्डिक्ट आया, इसके कारण वहाँ से मार्केट एकदम एक तरफा नीचे गिरा और फिर शाम में आते आते 3 बजे के आसपास थोड़ा सा ऊपर चढ़ा था। तो आखिर आप समझने वाली हैं कि जेएसडब्ल्यू में ऐसा क्या हुआ है। जेएसडब्ल्यू देखिए, एक स्टील की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं और ये 5% से 6% अगर गिरता है, और निफ्टी फिफ्टी का ये शेयर है, जिंदल जिंदल ग्रुप का कंपनियां हैं, अगर ये 5 से 6% गिरता है तो निफ्टी को भी लेके ये जाएगा। तो बजाज ऑटो भी देखिए 2.5% गिरा है। तो ये दोनों काफ़ी हैवी वेट है, जिसके कारण मार्केट जो है, निफ्टी फिफ्टी जो है, सीधा नीचे चला गया। क्योंकि मार्केट आज जो ऊपर उठा उठा था, क्योंकि हमारे यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। एप्पल का आया था, मेटा का आया था और माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। हर कोई अपने अपने एक्सपेक्टेशन से ऊपर चल रहा था, जिसके कारण आप देखिए डॉ जोन्स अच्छा 1.20 देखिए यहाँ पे, नेस्डैक 1.5%, और एस एन पी 5 जो है 1.3, जो है सब जो है 1.5% के आसपास बढ़ा होता। तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी फिफ्टी भी ऊपर जाएगा। लेकिन जेएसडब्ल्यू का जो वर्डिक्ट आया, उसके बाद जो र्यूमर फैला, उसके बाद लगातार क्या हुआ, मार्केट नीचे चला गया है। और जेएसडब्ल्यू एक अच्छा निफ्टी की कंपनी है, जिसके कारण निफ्टी को है वो लेके डूब गया। तो आखिर जेएसडब्ल्यू में क्या हुआ है उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करते हैं। तो देखिए, जेएसडब्ल्यू का जो जो अधिग्रहण किया था भूषण स्टील का, उसको एनसीएलटी जो है वो कहता है कि आप ये जो अधिग्रहण किए हैं वो गलत किए हैं। तो अभी आप समझने वाली बात है कि एनसीएलटी में आखिर ऐसा होता क्या है। एनसीएलटी होता है कि कंपनी का लॉ, इसको बोलते हैं, जो जितनी भी कंपनियां हैं अगर वो बैंकक्रप्ट होती हैं तो वो एनसीएलटी जाती हैं। समझिए कि एक एक लॉ, मतलब एक कोर्ट है, वो कंपनियों का कोर्ट है। जैसे ही कोई कंपनी डिफॉल्ट होती है, जैसे मान लेते हैं कि भूषण स्टील पे 50,000 करोड़ का कंपनियों का कर्जा है, बैंकों का कर्जा है 50,000 करोड़ का, और वो अब इस कंपनी को चलाने के लिए कोई मूड में नहीं है कि भाई मेरा 50,000 करोड़ है, अब हमसे घाटा बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हम ये कंपनी चला नहीं सकते। तो वो एनसीएलटी में केस फाइल करता है कि अब कोई खरीद लो या सरकार ही खरीद ले, रख ले, लेकिन अब हम इसको चला नहीं सकते हैं। तो क्या करता है एनसीएलटी, एनसीएलटी एक जो एनसीएलटी जितने भी बैंकिंग सेक्टर से पैसा लिया हुआ है सबको, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, जो भी है बैंक को पास जा को बोलती है कि देखो 50,000 करोड़ जो जो भूषण स्टील को दिए थे वो तो अब मिलने वाला है नहीं। तो एक काम करते हैं कि आपको 5,000 करोड़ रुपया इन लोगों से दिलवा देते हैं कंपनी को बेच के, और आप जो है उसी में खुश रहिए। तो एक धंधा हो गया था कि जितनी भी डूबी हुई कंपनियों को खरीदने का। मान लीजिए कि इंडिया में 3 स्टील सेक्टर की कंपनियां हैं और 3 ही मान लेते हैं कि डूब रहा है, तो तीनों एक एक कंपनी को खरीदने का प्लान बना सकते हैं। तीनों जाएंगे एक एक, भाई एक तुम ले लेना, एक हम ले लेते हैं, एक उसको दे देते हैं। तो इस तरह से क्या, प्राइस तो उसका होगा 50,000 है, तो वो बोल देगा कि भाई हमको 3,000 करोड़ में चाहिए। तो अब कोई दूसरा बीट करने वाला है ही नहीं उससे ऊपर, तो किसी को भी 3,000 करोड़ में मिल जाएगा। तो पहले से ही ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो कंपनियों एनसीएलटी के रेडार पे थी। तो आज एनसीएलटी ने इसकी घोषणा की कि आप लोग का जो अधिग्रहण था वो गलत था। तो एक बात अब ये समझने वाली बात है कि जेएसडब्ल्यू में जो 5 से 6% गिरा था, देखिए जेएसडब्ल्यू में 5 से 6% जो गिरा, तो भूषण स्टील का जो टर्नओवर है
जेएसडब्ल्यू के जब जेएसडब्ल्यू स्टील के सिर्फ 11% ही होता है। तो अगर कंपनी का स्टॉक जो 11% नीचे गिरेगा तो एक्चुअली में अपने हाई से 11% नीचे गिर जाएगा, मान लेते 20% ही नीचे गिरेगा, तो प्राइस इन हो जाएगा। तब भूषण स्टील है कि नहीं है उसका क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जेएसडब्ल्यू के स्टील, और जेएसडब्ल्यू स्टील जो है काफ़ी वेल प्राइस्ड। कभी इसका प्राइस आप देखिएगा 5 साल में भी या 10 साल में कभी भी प्राइस कभी गिरा नहीं है। देखिए हमेशा 200 का डीएमए के पास ही रहता है, और 200 जैसे ही 200 का डीएमए छूटता है फिर ऊपर चला जाता है। तो आज तक का ये रिकॉर्ड है कि कभी भी ये नीचे नहीं गिरा है। देखिए आप हमेशा देखिए 2020 में 2020 में गिरा था जो कोविड था, लेकिन उसके बाद लगातार देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो आप ये समझिए कि ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनियों में अगर ये 10 से 15% अगर जाता है तो भूषण स्टील को छोड़ देगा, और भूषण स्टील जितना ये स्टॉक गिरेगा फिर वो स्टॉक उतना ही चलेगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन ये 5% जो है आज निफ्टी को हिला के रख दिया, मतलब समझिए जो ऊपर गया था 1% और वहाँ से देखिए कुछ भी नहीं 0.05% पे आके रोक दिया। तो ये तो थी आपको निफ्टी 50 और जेएसडब्ल्यू की कहानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो अब हम अगला कंपनी पे आते हैं जो रिजल्ट आया था। एक है कंपनी बोनदाता, बोनदादा बोनदादा इंजीनियरिंग। देखिए अगर आप थोड़ा भी फंडामेंटली अगर कंपनी को पढ़ना जानते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो आरओई है या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 68.9% है, मतलब काफ़ी अच्छा आरओई। मतलब आरओई मतलब कि शेयर होल्डर्स, मान लीजिए इस पर हम 100 रुपया लगाते हैं बोनदाता पे, वो अगले साल आपको 168 रुपया बना के देता है। मोटा मोटी इतना ही समझिए कि अगर इसके 100 रुपये लेके चलता है, उसका सेल्स ग्रोथ 96% है, प्रॉफिट ग्रोथ 150%। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ, इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ होने के बावजूद भी। और एक और चीज़ देखिए, इसका रिजल्ट भी इस बार काफ़ी अच्छा हुआ। ईयर ऑन ईयर देखिए 2024 में 505 है और मार्च में 1091, यानी पिछले 1 सालों में 100% का ग्रोथ है। तो इतना हैवी ग्रोथ होने के बाद भी जो इसका रिजल्ट आया था कल ही, उसके बाद भी आप देखिए 10% नीचे गिरा। इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पे देखिए पी भी इसका रीजनेबल है। देखिए बोलता एक ईपीसी कंपनियां हैं, इसका पी 10 से 20 के आसपास आइडियल है। लेकिन यहाँ देखिए इसका पी देखिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएगा। 160 170 के पी पर कभी बीतला था, आज जो है 40। अब लगता है कि इससे भी नीचे जाएगा, क्योंकि ईपीसी कंपनियां ऑर्डर बुक की कंपनियां होती है। जब तक इसमें ऑर्डर बुक आएगा तब तक इसका पी मेंटेन रहेगा। जैसे ही ऑर्डर बुक कम होना शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा, पी कंटैक्ट होना शुरू कर जाएगा। और ये जो कंपनियां हैं ये B2G है, यानी गवर्नमेंट के साथ हमेशा बिजनेस करती है। गवर्नमेंट के साथ अगर कोई बिजनेस करता है तो हमेशा पैसा में डिले होता है। आप यहाँ पे देखिए कैश फ्लो में देखिए, यहाँ पे यहीं पे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी आखिर गिरा क्यों। इतना अच्छा रिजल्ट के बाद देखिए यहाँ पे रिसीवेबल देखिए माइनस माइनस में है, यानी 331 करोड़। मतलब 331 करोड़ का माल बेच दिया है, लेकिन इसके पास पैसा अभी तक नहीं आया है 331 करोड़। अब मान लीजिए यहाँ पे आप कितना का टॉप लाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1000 का आप टॉप लाइन कर रहे हैं, उसमें से आपको 330 करोड़ का पैसा मिल ही नहीं रहा। यानी आप तो कुल कितना का टॉप लाइन किए, 700 के आसपास ही किए कैश में। तो और यहाँ देखिए इन्वेंट्री में आपका देखिए 63 करोड़ फंसा हुआ है, यानी माल भी ले लिए हैं और आपका इन्वेंट्री जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखिए इन्वेंट्री में लगातार माल फंसता जा रहा है इन्वेंट्री में। पेबल भी देखिए, पेबल कम हो रहा है, चलिए ठीक है। लोन एडवांस देखिए, लोन में आपको 115 करोड़। तो एक्चुअली में सब जोड़ने के बाद भी आप देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया, -313।
कितना है देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया, -1 167। यानी आपके गले में तो पैसा ही नहीं है। आप 1 साल काम किए और आपके पास पैसा क्या है, माइनस में है। तो ये काफ़ी एक विचित्र स्थिति पैदा करती है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा आपके बिजनेस में तो आप नया प्लांट कैसे लगाएगा, नया खर्चा कहाँ से किया, आपको हर बार लोन लेना पड़ जाएगा। तो कैश फ्लो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर किसी कंपनी को पढ़ना है। तो यहाँ पे इसी के कारण आप देखिए कि कैश नहीं है, मतलब कोई दुकानदार आप होते हैं और आप बेचते हैं सामान और आपके गले में पैसा ही नहीं है, तो फिर सामान इन्वेंट्री कहाँ से लाइएगा, अगली बार कुछ नहीं कर पाएगा। इसी के कारण आप देखिए कि आज जो है इतना अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट देने के बावजूद भी 10% बोंदाता इंजीनियरिंग गिरा। तो आप भी अगर इस तरह की कंपनियां लेते हैं तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, आरओई, ये सब तो देखना जरूरी है। आप जो है कैश फ्लो को जरूर एक बार नज़र रख लें। कैश इज किंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।